जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम 2023 के लिए जीके और जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक नई वीडियो। दोस्तों, एग्ज़ाम आपका 1 जुलाई से है और अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है प्रिपरेशन करने के लिए। तो जितना भी अब आपको प्रैक्टिस सेट निकालना है उतना ही प्रैक्टिस सेट निकाल लीजिएगा। अब नई चीज़ें आपको बहुत कम पढ़नी है। जितनी भी चीज़ें आपने पहले पढ़ ली हैं उन सभी का प्रैक्टिस आपको निकालते रहना है, ताकि एग्ज़ाम के समय सभी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद रहें और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो प्रैक्टिस ज़रूर से निकालते रहिएगा डेली। दोस्तों, प्रैक्टिस निकालने से आपको अंदाज़ा रहेगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा है और हम कितनी देर में कितने क्वेश्चनों का आंसर दे पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस जरूर से निकालते रहिएगा। मेरे चैनल पर दोस्तों डेली सुबह 7 बजे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए आ जाता है और हिंदी का दोस्तों प्रैक्टिस सेट में शाम को 4 बजे आप सभी के लिए लेकर आ जाता हूं। तो यदि आप सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एग्जाम देने वाले हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, हम 25 में से 25 का टारगेट लेके चल रहे हैं। याद रखिएगा जीके के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में और कम से कम दोस्तों आपको 15 से 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी को हम लेकर चल रहे हैं ताकि आपका अब की बार सिलेक्शन हो जाए। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो साथियों, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है 1970 ईस्वी में केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। दोस्तों, केंद्रीय बजट याद रख लीजिएगा, केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री पेश करता है। लेकिन 1970 की यदि बात की जाए तो याद रख लीजिएगा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1970 में केंद्रीय बजट को पेश किया था। नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों, हर साल केंद्रीय बजट को वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है और अब की बार का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था संसद में, याद रख लीजिएगा। ठीक है, हर साल वित्त मंत्री पेश करता है, लेकिन 1970 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने पेश किया था जो भारत की प्रधानमंत्री थी। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद जरूर से रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली कौन सी है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या फिर सरकारी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजनीतिक। दोस्तों, राजनीति लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली मानी जाती है और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए इंपोर्टेंट करके जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज में स्थानीय स्वशासन की क्या व्यवस्था है? पहले ग्राम, प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था, या फिर त्रिस्तरीय व्यवस्था, या फिर 2 स्तरीय व्यवस्था, या फिर एकल स्तरीय व्यवस्था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? पंचायती राज में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है, गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय संरचना की बात पंचायती राज में बताई गई है। याद रख लीजिएगा, कई बार दोस्तों एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को दोस्तों हम कवर कर रहे हैं ताकि एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को देख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए बताइए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण से वापस ले लिया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किस कारण से वापस लिया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, चौरी चौरा हादसा। दोस्तों जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो याद रख लीजिएगा चौरी चौरा है कहाँ पर? गोरखपुर में। तो गोरखपुर में काफ़ी आंदोलन होने लगा था, तो वहाँ पर दोस्तों ज़्यादा नारेबाजी की जाने लगी। तो एक पुलिस थाना था चौरी चौरा में, जिसमें दोस्तों क्या हुआ था, पुलिस वालों ने जो आंदोलन करता थे उन पर गोलियां चलवा दी थी। तो गुस्से में आकर जो भी आंदोलन करता थे उन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें दोस्तों
21 सिपाहियों की मौत हो गई थी। जब गांधी जी को यह बात पता चली तो गांधी जी गोरखपुर में आए और उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो याद रख लेना है चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। 5 मार्च 1922 ईस्वी में गोरखपुर के चौरी चौरा में यह घटना घटी थी। इसी को देखकर दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जरूर से याद रख लीजिएगा। और गांधी जी का पहला आंदोलन कौन था, तो चंपारण आंदोलन, जो गांधी जी ने 1917 ईस्वी में शुरू किया था, जरूर से याद रख लीजिएगा। गांधी जी भारत कब वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, तो जरूर से याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 में। कब दोस्तों, 9 जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसीलिए दोस्तों 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और गांधी जी का पहला आंदोलन एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा 1917 का चंपारण आंदोलन। एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो याद रख लीजिएगा सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। और इसी गोलमेज सम्मेलन में विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को नंगा फकीर की उपाधि दी थी। यानी गांधी जी को नंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने इसी गोलमेज सम्मेलन में कहा था। यह भी आपको जरूर से याद रख लेना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो नाम आपको याद रख लेना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। कौन दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजवंश मौर्यों के उत्तराधिकारी बने, यानी मौर्य वंश के बाद कौन सा राजवंश आया जिसने मगध पर शासन किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद दोस्तों शुंग वंश आया था, एग्जाम में पूछा जाता है। और शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। नाम आपको याद रख लेना है, किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने किसे मारा था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। कौन दोस्तों, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करी थी और उसके बाद इसने शुंग वंश की स्थापना करी थी, याद रख लेना है। यदि मैं बात करूं बृहद्रथ की, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीजीएल में या जीडी में पूछा गया था, तो याद रख लीजिएगा। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर। इसके दरबार में कौन आया था, तो मेगस्थनीज इसके दरबार में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। और मेगस्थनीज की पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रख लीजिएगा इंडिका। कौन सी पुस्तक है दोस्तों, इंडिका मेगस्थनीज की मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको भी आपको जरूर से याद रख के चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के 8 गुना पथ में शामिल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देके आपको कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर, तो जरूर से याद रख लीजिएगा। यदि बौद्ध धर्म के 8 गुना पथ में शामिल नहीं की बात की जाती है, तो सम्यक इच्छा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। सम्यक वचन, सम्यक संकल्प और सम्यक आचरण दोस्तों 8 गुना पथ में शामिल हैं, बल्कि सम्यक इच्छा शामिल नहीं है, तो जरूर से याद रख लेना है। बौद्ध धर्म के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है, निर्वाण किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, किस भाषा में दिया था, इनके गुरु कौन थे, ये सब चीजें आपको याद करके जानी है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये जरूर से याद रख लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने ही वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, यह कथन किसका है। यह कथन किसने कहा था दोस्तों कि असंभव जो शब्द है वो मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है हिटलर, सिकंदर महान, जूलियस सीजर या फिर नेपोलियन। जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका कौन सा आंसर राइट हो जाता है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी आपका राइट हो जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने दोस्तों यह बात कही थी कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? यानी किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, गंगा। गंगा नदी को दोस्तों बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय वन मुख्य रूप से मैनग्रोव वनस्पतियों से युक्त पाए जाते हैं। किससे दोस्तों? मैनग्रोव से। याद रख लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में दोस्तों मैनग्रोव शब्द आपको देखने को मिल जाए, कौन सा शब्द? मैनग्रोव शब्द, तो याद रख लीजिएगा सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि मैनग्रोव वन सुंदरवन डेल्टा में ही पाए जाते हैं। और सुंदरवन डेल्टा है कहां पर? पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों सुंदरवन डेल्टा किसके लिए फेमस है? तो बंगाल टाइगर के लिए। याद रख लीजिएगा, बंगाल टाइगर के लिए सुंदरवन डेल्टा माना जाता है। भारत का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1930 ईस्वी के दौरान राष्ट्रमंडल खेल कहां खेले गए थे? आपके ऑप्शन है लंदन, कनाडा, ब्राजील या फिर भारत। 1930 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल कहां पर खेले गए थे? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, कनाडा। कनाडा में दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 1930 ईस्वी में खेले गए थे, याद रख लीजिएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पाकिस्तानी जनरल ने अपने देश में 1999 में सैन्य शासन लागू किया था? कब दोस्तों? 1999 में। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने दोस्तों अपने देश में यानी पाकिस्तान में 1999 ईस्वी में सैन्य शासन लागू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको सीआरपीएफ ट्रेडमैन में देखने को मिलने वाले हैं, तो जरूर से ऐसे क्वेश्चनों को आप प्रिपेयर करके जाइएगा ताकि एग्जाम के टाइम आपको कंफ्यूजन ना हो और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल, दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर हर वीडियो की पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड आप सभी को करा दी जाती है। और यदि आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप आसानी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हर वीडियो की लिंक और वीडियो का पीडीएफ नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर आप सभी के लिए लेकर आ जाता हूं, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बताइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, पंडित मदन मोहन मालवीय। इनका नाम आपको भूलना नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, सुभा मुदगल जी। सुभा मुदगल जी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक थे, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानून के एक निश्चित निर्णय को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या फिर राष्ट्र का अधिकार कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? कानून के किसी एक निश्चित निर्णय को रोकने के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाता है, वीटो। वीटो दोस्तों कानून के एक निश्चित कोई भी निर्णय उसको रोकने के लिए लाया जाता है, जरूर से याद रख लेना है। वीटो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों यह पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, तो इसको जरूर से याद रख लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त आपके ऑप्शन है प्रतिभा देवी, मीरा कुमार, रमा देवी या फिर निर्मला सीतारमण। देखिए दोस्तों, एक सबसे बढ़िया ट्रिक मैं आपको बता दूं एग्जाम में क्वेश्चन सही करने का। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। अब देखिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात करूं तो याद रख लीजिएगा भारत की राष्ट्रपति बनी थी। कौन थी? भारत की राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मीरा कुमार की बात करूं तो लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? मीरा कुमार थी। और रमा देवी की बात करूं तो यह थी दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। ऑप्शन डी की बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि निर्मला सीतारमण जी भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। इन्होंने ही अब की बार 2023 में बजट पेश किया था संसद में, तो याद रख लीजिएगा। इस तरीके से दोस्तों आप क्वेश्चनों को मतलब ऑप्शन जो होते हैं उनसे आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। यदि आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सही कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा कि कैसे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। यदि दोस्तों आपको कंफ्यूजन हो तभी क्वेश्चन को छोड़िएगा, यदि आपको कंफ्यूजन ना हो तो ऑप्शन के द्वारा दोस्तों आप आसानी से राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, अचार का संरक्षण। अचार के संरक्षण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न भारत के निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? भारत का कौन सा इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टिस्को। टिस्को का नाम आप सभी ने सुना होगा दोस्तों। यह टिस्को जो है इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक स्पीसीज की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर से देखने को मिलने वाला है। तो बताइए स्पीसीज की उत्पत्ति यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? ऐसा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलता है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? तो दोस्तों भारत कहाँ है? श्रीलंका। जब आपने भारत का मैप देखा होगा तो नीचे की तरफ आपको श्रीलंका देखने को मिलता है। भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों पाक जलडमरू मध्य है। कौन सा जलडमरू मध्य है? पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है, याद रख लीजिएगा। ऐसा मत कर दीजिएगा कि पाक और भारत और पाकिस्तान के बीच में समझ जाए पाक जलडमरू मध्य को। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप निम्न में से किस नदी में पाया जाता है? आप सभी को मालूम होगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है। और कहां पर पाया जाता है दोस्तों, किस नदी में? तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में। कई बार दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, याद रख लीजिएगा। माजुली नदी द्वीप का संबंध किससे है? ब्रह्मपुत्र नदी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। यह कहा जाता था किसके द्वारा दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम, भारतीय न्याय अधिनियम, काजिश अधिनियम या फिर फोर्ट विलियम एक्ट। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम दोस्तों 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था जिसने दोस्तों कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। आप सभी जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात यहाँ पर हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन भी कई बार दोस्तों एग्जाम में दे देता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएं। देखिए 25 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं जिसमें से दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन आप आसानी से कर जाएंगे। लड़ाई दोस्तों 10 से 12 के बाद के क्वेश्चनों की है और कम से कम दोस्तों आपको 15 से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं जीके जीएस के।
देखिए जीके जीएस हर एग्जाम में थोड़ी सी हार्ड आती है, हर एग्जाम में थोड़े से कठिन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे तो 15 से 18 क्वेश्चन आप जरूर से अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। ठीक है, बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों नीली क्रांति ऑप्शन है डी आपका राइट हो जाता है, मछली उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियों। नीलगिरी की पहाड़ियों के पश्चिमी क्षेत्र में दोस्तों भारतीय रेगिस्तान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है चिपको आंदोलन, एसएल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, एपिको आंदोलन पी हेगड़े या फिर मौन आंदोलन बाबा आमटे। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसका आंसर दोस्तों आप सभी को कमेंट करके जरूर से बताना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और कमेंट जरूर से करिएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।